students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet Dhanjal. I hope that you all are doing well. So company law का डेमो नंबर 1 तो मैंने अपलोड कर दिया था. Today we are going to do डेमो नंबर 2. तो डेमो नंबर 1 में हमने बड़ी बेसिक चीज़ें पढ़ी कि कंपनीज एक्ट कैसे आया, कंपनीज एक्ट में क्या क्या नई चीज़ें आई. बट मेन चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली कंपनीज एक्ट में नई नई कौन सी चीज़ें आई हैं. बट बिफोर दैट, इफ यू न्यू टू माई चैनल, हाई आई एम CS Jaspreet Dhanjal. आई एम योर एजुकेटर फॉर कंपनी लॉ, JIGL एंड CMSL. इस टाइम पे CA पॉइंट पे चल रही है 50% ऑफ की सेल जो कि 19 जून को खत्म हो जाएगी. सो मेक श्योर यू अवेल द ऑफर बिफोर इट एंड्स. और बहुत ही मिनिमल कॉस्टिंग पे हमने ये क्लासेस लॉन्च करी हैं जस्ट टू हेल्प, स्पेशली टू हेल्प दो स्टूडेंट्स जो बेचारे फंस जाते हैं या उन्हें लग रहा है कि अब दोबारा पैसे ना लगाने पड़ जाएं. तो बस उनके लिए है. 19 जून को ये ऑफर खत्म हो जाएगा. मेक श्योर यू अवेल इट. पिछले सेशन में हमने कंपनीज एक्ट के कुछ बेसिक्स पढ़े थे. अब मैं आपको और बताती हूँ कि कंपनीज एक्ट 2013 और क्या क्या लेके आया. सो इसका जो की फोकस था वो था इनहैंस्ड डिस्क्लोजर, कि जो डिस्क्लोजर करना है वो पूरी तरीके से होना चाहिए. देखो, जब भी कोई नया कानून आता है, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस किया था. ठीक है, रिप्लेस होने वाला एक्ट था 1956 और नया आने वाला एक्ट है 2013. सो कंपनीज एक्ट 2013 आया और उसने 1956 वाले एक्ट को टोटली रिप्लेस कर दिया. अब जब कोई नया एक्ट आता है तो उसके साथ कुछ ऐसी सोच होती है कि भाई हम इस बार ऐसा नया क्या करने वाले हैं. तो 2013 में कुछ बेसिक ऐसी सोचें थी जिसमें सबसे पहला एनहांस्ड डिस्क्लोजर. जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लोजर करो, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो जहां ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी किससे आती है? रिपोर्टिंग से, डिस्क्लोजर से, कि डिस्क्लोजर्स बढ़ा दो. अगर अनलिस्टेड कंपनी है, एनुअल रिटर्न में हर जगह पे डिस्क्लोजर करे. लिस्टेड कंपनी है तो हर जगह पे, वेबसाइट पे भी डिस्क्लोज करे, ताकि जो स्टेक होल्डर्स बाहर बैठे हैं जिन बेचारों को कोई भी नॉलेज नहीं है वो इजीली नॉलेज ग्रैब कर सके. ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी बांधना शुरू करो. ऐसा हुआ तो आपकी गलती है, वैसा हुआ तो आपकी गलती है. ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी. इम्प्रूव्ड बोर्ड गवर्नेंस. बोर्ड गवर्नेंस को इम्प्रूव करो, उसे बेटर करो. एंड बेटर फैसिलिटेशन ऑफ बिजनेस. बिजनेस को चलाने में हेल्प हो. ठीक है, अगर कॉम्प्लिकेटेड कानून बनाओगे, कॉम्प्लिकेटेड एक्ट्स बनाओगे तो लोग उन्हें यूज़ करने से डरेंगे, लोग उनका कंप्लायंस करने से डरेंगे. और जो प्रोफेशनल्स हैं, देखो झूठ बोलने की बात नहीं है, प्रोफेशनल्स भी कंफ्यूज भी होते हैं. और कई बार क्या होता है कि प्रोफेशनल्स ये कर लेते हैं कि भाई उसको कई बार मिसयूज़ कर देते हैं. तो जब लॉ ईजी है, जब लॉ हमें दिख रहा है कि हाँ भाई ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ चल रहा है, देन इट बिकम्स वेरी वेरी ईजियर फॉर एवरीबडी. ठीक है, फिर क्या होता है कि भाई हमने अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी है. हम जो है अगर बिजनेस करने जा रहे हैं तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कंप्लायंसेस नहीं है, टू द पॉइंट कंप्लायंसेस हैं विच वी कैन डेफिनेटली टेक केयर ऑफ. तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट्स इसमें क्या आते हैं? सो न्यू कॉन्सेप्ट्स आते हैं, क्या क्या इंट्रोड्यूस हुए, जैसे राइट. सो पहला कॉन्सेप्ट जो आया वो था एसोसिएट कंपनी का. सो इफ़ यू रिमेंबर 1956 तक तो हमने पढ़ा था सब्सिडरी कंपनी के बारे में. ठीक है, तो 2013 में आ गया एसोसिएट कंपनी. एसोसिएट कंपनी बात करता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के बारे में. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? सब्सिडरी हम किसे कहते हैं? जहां 51% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करे वो सब्सिडरी कंपनी है. लेकिन जहां 21% से ज़्यादा लेकिन 50% तक शेयर्स होल्ड हुए हो उन्हें हम कहते हैं एसोसिएट कंपनी. सब्सिडरी कंपनी का जो वर्ड है वो हमेशा हम रिलेट करते हैं कंट्रोल से. ठीक है, अगर आपने इन डेप्थ कंपनी लॉ पढ़ना है तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम सब्सिडरी कंपनी की बात करते हैं वहां हम ये कहते हैं कि भाई कंट्रोल आ जाता है, वो जो पर्सन है, वो जो होल्डिंग कंपनी है उसका कंट्रोल आ जाता है. लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. इनका डिटेल्ड मीनिंग हम आगे चल के पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, बट यहाँ पे मैं आपको बेसिक चीज बता रही हूँ. ठीक है, तो 21% से लेकर के 50% तक जो है हम वो चीज देखते हैं. ओपीसी. सो 1% कंपनी जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट 1956 में नहीं था, ये 2013 में आया. 2013 टॉक्स अबाउट 1% कंपनी. यहाँ पर्सन का मतलब हमेशा मेंबर होता है. ये बात आपने याद रखनी, कभी नहीं भूलनी. बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि पर्सन का मतलब यहाँ पे डायरेक्टर है. नहीं,
पर्सन का मतलब यहाँ पे मेंबर है, तो वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट आया जो पहले कभी भी नहीं था। फिर स्मॉल कंपनी बन गई, ठीक है। क्यों स्मॉल कंपनी जैसी कंपनीज इसलिए बनाई गई ताकि कंप्लायंसेस कम हो, उन्हें बाइफरकेट करके उन्हें बेनिफिट्स दिए जाएं, ठीक है। सोचने की बात है ना, अगर टाटा रिलायंस जैसी कंपनीज भी उतना ही कंप्लायंस दे रहे हैं और अगर हम कोई कंपनी खोल लेते हैं हम भी उतना ही कंप्लायंस कर रहे हैं, तो फिर फर्क क्या है? कंप्लायंस फ्री में तो हो नहीं रही है ना, फंड्स लगते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसीलिए इनको बाइफरकेट कर दिया कि ये जो कंपनीज हैं ये स्मॉल कंपनीज है ताकि उन्हें बेनिफिट्स पहुंचाए जा सके और उन्हें कम कंप्लायंसेस में हेल्प किया जा सके। डोरमेंट कंपनी, कोई कंपनी है जो काफी सालों से आपको लग रहा है कि इनएक्टिव है, ठीक है, वो काम नहीं कर रही है, तो उसे आप डोरमेंट कंपनी की कैटेगरी में डाल दो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था जो 2013 में आया, हमने नहीं पढ़ा था 1956 में। तो 2013 में ये कॉन्सेप्ट आया कि जो सारे डायरेक्टर्स होते हैं वो तो डिपेंडेंट ऑन द कंपनी होते हैं, वो तो रिलेटेड होते हैं, तो उनके फैसले अनबाइज्ड कभी नहीं हो सकते, ठीक है। अगर मुझे पता है कि यार मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मैं अच्छा बोलूंगी तो मेरी नौकरी बची रहेगी, तो मैं अच्छा ही बोलूंगी। लेकिन अगर एक ऐसे इंसान को हम लाके बिठा देते हैं भाई, जिसको हम कहते हैं भाई तू अच्छा बोल या बुरा बोल, वट एवर यू से इट विल नेवर इफेक्ट योर सिटिंग फीस। तू बैठा है ना, तू आके बैठा है, तेरे को तेरे पैसे मिल जाएंगे, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कर रहे हो रीइंबर्स हो जाएंगे, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन चाहिए वो भी मिल जाएगा, बट कोई टेंशन नहीं लेनी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है। दिस इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जहां हम ये कहते हैं कि भाई ये डायरेक्टर जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ पिक्यूनरी इंटरेस्ट। वो अपने फायदे के लिए अच्छा नहीं बोलेगा क्योंकि उसका फायदा तो एनी हाउ हो ही रहा है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आया। इस कॉन्सेप्ट को लाने के पीछे सबसे बड़ा मोटिव ये था कि अनबाइज्ड यानी कि नॉन पार्शियल डिसीजंस लिए जा सके, नॉन पार्शियल डिसीजंस लिए जा सके, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विमेन डायरेक्टर आ गया। विमेन डायरेक्टर में दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं। एक तो एटलीस्ट वन मैंडेटरी विमेन डायरेक्टर करी, उसका थ्रेशोल्ड बना दिया, प्लस सेबी ने एक इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर की भी बात करी। तो ऐसा कुछ नहीं होता था 1956 में, लेकिन 2013 में उन्होंने कहा कि कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर रखनी है। उन्होंने कुछ थ्रेशोल्ड्स दिए, उसके हिसाब से रखनी है। और सेबी ने भी कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज के लिए इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर भी रखनी है। देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंट डायरेक्टर। अब 1956 में ऐसा कोई नहीं था, कोई भी डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल होना चाहिए। द सेम कम्स हियर कि इंडिविजुअल होना चाहिए और कोई भी डायरेक्टर बन सकता है। तो अगर आप फॉरेन कंट्री से भी हो तो भी आप डायरेक्टर बन सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, ना 1956 में थी ना 2013 में है। लेकिन एक एड ऑन कॉन्सेप्ट उन्होंने ये किया कि एटलीस्ट वन डायरेक्टर शुड बी रेजिडेंट डायरेक्टर। कल को कंपनी में कुछ हो जाता है या आपको किसी से कम्युनिकेट करना है तो कोई तो ऐसा इंसान होना चाहिए ना जो इंडिया में अवेलेबल है, राइट, या रेजिडेंट है। तो रेजिडेंट, कम से कम एक रेजिडेंट डायरेक्टर रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और राइट, सो रेजिडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट वहां से आया और इसकी जो डेफिनेशन है वो आई एज पर टैक्स। तो जब हम टैक्स में कैलकुलेट करते हैं ना कि रेजिडेंट कौन होता है, हु हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर, हम वही चीज को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा कम से कम एक से ज्यादा की जरूरत नहीं है, कम से कम एक रेजिडेंट डायरेक्टर हर एक कंपनी में होना ही चाहिए। उसके बाद आए स्पेशल कोड। स्पेशल कोड्स में ट्रिब्यूनल्स आ गए, एनसीएलटी, एनसीएलटीज, एसएटी। क्यों? कोर्ट्स में जाके इन केसेस को लड़ना बहुत मुश्किल है, कोर्ट्स के पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस होते हैं, तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट। तो वहां पे अगर स्पेशल कोर्ट्स होंगे जो स्पेशल सिर्फ जैसे एनसीएलटी हो गया, एनसीएलटी हो गया, एसएटी हो गया, ये डेडिकेटेड है इन्हीं कामों के लिए, ठीक है, इनके पास कोई और पनिशमेंट या कोई और कुछ नहीं जाएगी, कंप्लेंट इसी से रिलेटेड कंप्लेंट जाएगी, तो इट इज वेरी वेरी गुड। और ऑफ कोर्स सोल्यूशन जल्दी होता है, रेजोल्यूशन जल्दी आता है। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, आईसीएसआई ने सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स निकाले जो कि मैच किए जनरल मीटिंग को, बोर्ड मीटिंग को, डिविडेंड को। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें एक्ट में नहीं मिल पाती या रूल्स में भी नहीं मिल पाती, वो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स ने समझाया। जैसे बोर्ड मीटिंग के बारे में बहुत सिंपल चीज है, जैसे हम कहते हैं कि जो एडजर्न्ड बोर्ड मीटिंग है वो नेशनल हॉलिडे वाले दिन नहीं होनी चाहिए, बट जो नॉर्मल बोर्ड मीटिंग है उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो
जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स है वहां उन्होंने लिखा है दैट इट इज एक्चुअली अ गुड ethically correct that if you don't conduct board meeting on the national holiday itself, because why the holiday is being given to the employees, right, to enjoy it until and unless कोई emergency नहीं है. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कौन सा मना किया कानून ने, इस दिन भी मीटिंग कर लेते हैं. अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तभी उसे कंसिडर करो, अदरवाइज उसे अवॉइड करो. फिर कंपनी सेक्रेटरीज के लिए, पीसीएस के लिए एक नया स्कोप खोला विच वी कॉल सेक्रेटेरियल ऑडिट. जो अब तक सीए स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे थे, सीएम में कॉस्ट ऑडिट कर रहे थे, वैसे ही जो सीएस हैं वो सेक्रेटेरियल ऑडिट जो है वो करने लग गए. ठीक है. देन कम्स क्लास एक्शन. ठीक है, क्लासेस रिलेटेड एक्शंस लेना, अलग अलग क्लासेस की, बेसिकली डिवेंचर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स का कॉन्सेप्ट आया, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट आया कि भाई ऑडिटर्स जो हैं वो रोटेट होने चाहिए, टाइम टू टाइम बदलने चाहिए. विजिल मैकेनिज्म आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई भी एम्प्लॉय अपने मैनेजमेंट में अपने एम्प्लॉयर का या हायर पोजीशन पे बैठे किसी भी पर्सन की कंप्लेंट करना चाहता है तो वो कर पाए. ठीक है, वो कंप्लेंट जो है वो कर पाए. सीएसआर आ गया सेक्शन 135 में, जहां पे इट इज मोर अबाउट कि व्हाट डू यू गिव बैक टू द सोसाइटी. देन कम्स ई वोटिंग. ई वोटिंग क्या है? देन कम्स ई वोटिंग. ई वोटिंग इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि ई वोटिंग अब हर जगह पे होती है, बिकॉज पोस्टल बैलेट की जगह ई वोटिंग इज द बेस्ट. इस पे आप लॉग इन आईडी दे दो, पासवर्ड क्रिएट कर दो, यू नो ऑल द थिंग्स यू कैन डू, और कोई भी कहीं से भी बैठ के जो है वोट कर सकता है. तो टेक्नोलॉजी का बिल्कुल सही इस्तेमाल करना. तो ये सारे कॉन्सेप्ट चलते चलते कंपनी लॉ में मैं आपको बहुत ही प्यार से और बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगी. नाउ आई एम समबडी कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत लेंथी लेक्चर्स मेरे नहीं देखने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम आगे चल के पढ़ेंगे. बेसिक मैंने आपको बता दिया. ठीक है, रिफॉर्म्स क्या क्या आए, जो नए रिफॉर्म्स आए, नए रिफॉर्म्स में क्या था कि इंडिया जो है उसमें मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क आया कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए. कुछ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल बिजनेस एनवायरमेंट्स में चेंज आए. एम उनका ये था टू मेक कॉर्पोरेट रेगुलेशंस मोर बिजनेस फ्रेंडली, कि जितनी भी कॉर्पोरेट रेगुलेशन है उन्हें बिजनेस फ्रेंडली कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़ सकें. इम्प्रूव्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स, जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे इन्होंने पूरा जोर जो है वो डाला हुआ था. इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी ऑफ कंपनीज एंड ऑडिटर्स. अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि भाई जिम्मेदारी बांधो. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी इज इन सिंपल वर्ड्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी इन सिंपल वर्ड्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आफ्टर दैट अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी बहुत ज़रूरी है, कंपनीज की भी और ऑडिटर्स की भी. ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करो. ये बहुत ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट फंक्शनिंग कैसे हो रही है वो हर एक को पता होना चाहिए, एंड इन्वेस्टर्स के, स्पेशली जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए. तो ये एक ब्रॉडर पिक्चर में जो है कंपनीज एक्ट आया, जो आपको जस्ट ऊपर से पता होना चाहिए. ठीक है, अगेन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? देखो, अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो इट वॉज मोर अबाउट कि लोगों के लिए बिजनेस करना आसान कर दिया जाए. अगर कोई भी सोचे कि भाई मुझे कंपनी खोलनी है तो उसे डर ना लगे इस चीज़ से कि भाई बहुत सारे कंप्लाइंसेस हैं या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, या मैं कैसे करूँगा, इन्वेस्टर्स को कैसे लेके आऊँगा. ऑल दीज थिंग्स वर लाइक कि 2013 ने सबको क्लियर कर दिया. 2013 taught us कि बिजनेस फ्रेंडली कॉर्पोरेट रेगुलेशंस होनी चाहिए, प्रमोशन ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स होने चाहिए, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सीएसआर होना चाहिए, एनहांस डिस्क्लोजर नॉर्म्स होने चाहिए, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट ऑफ लॉज होने चाहिए. ये सारी चीज़ें बिजनेस फ्रेंडली. सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बोला है कि ये प्रो बिजनेस इनिशिएटिव्स थे. ठीक है, ताकि वो उन्हें हेल्पफुल लग सके, वो उन्हें हेल्प कर सके, एंड नथिंग मोर देन दैट. प्रमोशन ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, जो भी ऑनलाइन गवर्नेंस है, जो भी रिपोर्टिंग वेबसाइट्स पे होनी है, ऑनलाइन होनी है, उस चीज़ की प्रमोशन करना. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सीएसआर, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एनहांस डिस्क्लोजर नॉर्म्स को और बढ़ाना. ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना. स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, हाँ, लॉज को और अच्छे से एनफोर्स करना. इंक्रीज्ड ऑडिट अकाउंटेबिलिटी, ऑडिटर्स की और ऑडिट के थ्रू अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना. प्रोटेक्शन ऑफ माइनर शेयर होल्डर्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना.
investor protection and encouragement of shareholder activism, robust framework for insolvency regulation and strengthening institutional structure. और इसका इम्पैक्ट क्या होगा बिजनेस एनवायरनमेंट पे? इसका इम्पैक्ट होगा ब्रॉड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द वे बिजनेस इज कंडक्टेड इन इंडिया. ठीक है, एक बहुत अच्छा और सिग्निफिकेंट चेंज आया द वे जो बिजनेस कंडक्ट होता है इंडिया में. इनिशियली इट फेस रेजिस्टेंस या अनरेस्ट फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी. देखो शुरुआत में ऐसा ही होता है, कोई भी नई चीज़ आती है उसे ऐसे फटाफट से अडॉप्ट करने का कल्चर हमारी कंट्री में तो वैसे भी नहीं है. ठीक है, तो शुरुआत में इट वाज लाइक नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं, बट अल्टीमेटली इट गॉट अडॉप्टेड. गवर्नमेंट अड्रेस्ड प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज थ्रू अमेंडमेंट्स एंड रूल्स. जो रियल में प्रॉब्लम्स थी, जो रियल डिफिकल्टीज थी, उन्हें गवर्नमेंट ने एड्रेस किया थ्रू अमेंडमेंट्स एंड रूल्स. राइट, led to popularization of the concept of ease of doing business in India. It was the tagline, if you tell me, it was ease of doing business. कि बड़ी आसानी से जो है बिजनेस किया जा सके, बहुत ही आसानी से बिजनेस किया जा सके, इस तरीके से आपने चीज़ें करनी है. ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल बेसिक बातें थी. ये आपको पढ़ाने का सबसे बड़ा रीज़न इसके पीछे ये था कि आप ये चीज़ देखो कि भाई हमने ये सब कुछ आगे चल के डिटेल में पढ़ना है. 1956 से 2013 में जब हम आए तो ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई. अब मेन पढ़ाई तो यहाँ से शुरू होती है. ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि अब तक जो था वो एक तरीके से ब्रीफिंग कह लो. ठीक है, और ये भी ज़रूरी है, आपको यहाँ से पता चल गया कि अब आने वाले सिलेबस में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के साथ. सो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या होता है? ठीक है, शुरुआत करते हैं. अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या है? अल्ट्रा वायर्स का मतलब है बियॉन्ड योर पावर और अथॉरिटी. कुछ ऐसा कर दिया जो आपके पावर में ही नहीं था या जो आपकी अथॉरिटी में ही नहीं था. दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायर्स. दैट इज बियॉन्ड योर पावर और अथॉरिटी. अल्ट्रा वायर्स एक लैटिन वर्ड है. अल्ट्रा का मतलब है बियॉन्ड एंड वायर्स का मतलब है पावर और अथॉरिटी. यानी कि जो चीज़ आपके पावर में नहीं है, जो चीज़ आपकी अथॉरिटी में नहीं है, आप वो चीज़ कर रहे हो, उससे परे जाके कोई चीज़ करना. मीनिंग इसका क्या है? रेफर्स टू द एक्ट्स डन बियॉन्ड द लीगल पावर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अ कंपनी. डेफिनेशन क्या है? जो अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स होते हैं वो एक्ट्स हैं विच अ कंपनी इज नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म. कंपनी जो है वो नहीं कर सकती. अल्ट्रा वायर्स का मतलब ही ये है कि भाई ये तुम्हारे पावर के बाहर है. अल्ट्रा वायर्स जो लैटिन टर्म है जो जब यूज होती है दैट इज कि ये चीज़ आपके पावर या अथॉरिटी के बियॉन्ड है, उसके पार है. ठीक है, अब यहाँ पे जब हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैम अल्ट्रा वायर्स होगा कैसे. ठीक है, देखो 3 चीजें आती हैं जो आपने याद रखनी है. सबसे अंदर इंटरनल मैनेजमेंट के लिए आता है AOA विच इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो ये बताता है कि जो इंटरनल मैनेजमेंट है, जो कि बोर्ड है, उन्होंने क्या क्या काम करने हैं, कैसे कैसे करने हैं. तो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए आता है AOA विच इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. इसमें सारे एक्ट्स मेंशन्ड होते हैं और इसके बियॉन्ड आपने नहीं जाना, इसके बियॉन्ड आपने नहीं जाना. इसके बाद आता है, इसके बाहर रादर आता है MOA. MOA जो है दैट इज अ लिटिल ब्रॉडर. ठीक है, MOA के बाहर तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते. अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना. MOA इज फॉर आउटसाइडर्स, AOA इज फॉर इनसाइडर्स. जो अंदर की मैनेजमेंट है, स्पेशली जो डायरेक्टर्स हैं, वो क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, उन्हें जो अथॉरिटी दी जाती है, उन्हें जो ऑथराइजेशन दी जाती है, वो कहाँ पे दी जाती है? आर्टिकल्स में. वो सारी अथॉरिटी, वो सारी ऑथराइजेशन आर्टिकल्स में गिवन होती है. आर्टिकल्स में बताया जाता है कि भाई आपके पास ये ऑथराइजेशन है. वहीं पे अगर मैं MOA की बात करूंगी तो MOA आउटसाइडर्स के लिए होता है. ठीक है, आउटसाइडर्स मतलब मान लो कि मैंने कंपनी के साथ कोई बिजनेस करना है, कोई काम करना है, तो मैं MOA पढ़ के जाऊंगी. क्या होता है MOA में? ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, सिचुएशन क्लॉज क्या है, नेम क्या, मतलब एवरीथिंग अबाउट द कंपनी.
ठीक है। तो कंपनी को अगर मुझे जानना है कि भाई कंपनी क्यों बनी थी, इसका ऑब्जेक्ट क्या था, तो मुझे एमओए रेफर करना पड़ेगा और मुझे वो पढ़ के जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्टर हूँ, केएमपी हूँ, तो मुझे एओए को फॉलो करना पड़ेगा। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि ये पावर्स बताता है। अल्ट्रा वायर्स क्या है? नंबर 1, अगर आप कंपनीज एक्ट के ही बाहर चले गए, मतलब कंपनीज एक्ट में जो चीज लिखी नहीं है भाई हम उसके के बाहर चले गए, यू कैन नॉट डू दैट, राइट? यू कैन नॉट डू दैट। सो एनी एक्ट बियॉन्ड द कंपनीज एक्ट यू कैन नॉट डू दैट, नंबर 1। नंबर 2, एनी एक्ट बियॉन्ड एमओए, एमओए के ही पार चले गए आप, ठीक है? आप एमओए के ही पार चले गए कि भाई एमओए में नहीं लिखा बट हम उसके बाहर चले गए। एंड एनी एक्ट बियॉन्ड एओए, यानी कि आपको ना पावर्स असाइंड है, चाहे वो कंपनीज एक्ट है, चाहे वो एमओए है, चाहे वो एओए है। जब आप उसके बाहर चले जाते हो तो वो एक्ट्स इनवैलिड हो जाते हैं एंड दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द कंपनी। कंपनी उससे बाइंड नहीं होती, यानी कि कंपनी पे उसकी इफेक्टिवनेस या एप्लीकेबिलिटी नहीं आती। सो अगर कोई भी चीज़, कोई भी आप बियॉन्ड पावर जा रहे हो, अल्ट्रा वायर्स जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो इनवैलिड हो जाता है एंड इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग। यहाँ तक या अभी तक आपको ये पॉइंट समझने की ज़रूरत है, ठीक है? अल्ट्रा वायर्स को 3 डिविजन्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है? ध्यान से देखना, ये देखो, एक जो कंपनीज एक्ट के बाहर है, ठीक है, मतलब कंपनीज एक्ट में नहीं वो चीज़ गिवन, वो पावर्स नहीं गिवन, वो कंपनीज एक्ट के बाहर हो गई। एक जो एमओए के बाहर है, ठीक है, और एक जो एओए के बाहर है। सो बेसिकली ये बियॉन्ड द पावर्स है, ये बियॉन्ड द पावर्स है, दैट यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है? कंपनीज एक्ट के बाहर क्या होगा भाई? पावर्स जो कंपनी की है वो कंपनीज एक्ट में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है? एंड सेक्शन 6 ये कहता है दैट इट्स प्रोविजंस शैल ओवरराइड एनीथिंग इनकंसिस्टेंट कंटेन्ड इन एमओए, एओए, एनी अग्रीमेंट, एनी रेजोल्यूशन, यू नो, मतलब कि सिंपल पॉइंट है कि अगर आपकी कंपनी का एमओए में कुछ गड़बड़ है, ऐसा है जो क्लैश कर रहा है कंपनीज एक्ट के साथ, एओए हो गया, कोई अग्रीमेंट हो गया, कोई रेजोल्यूशन हो गया, लेट मी टेल यू, ऑलवेज एंड ऑलवेज एक्ट विल ओवरराइड, एक्ट ही माना जाएगा, एक्ट विल ओवरराइड। कहीं पे भी क्लैश आता है ना कि कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है, एमओए कुछ और कह रहा है, कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है, एओए कुछ और कह रहा है, या कोई अग्रीमेंट या कोई रेजोल्यूशन, ये जो क्लैश है इसमें कौन जीतेगा? इसमें हमेशा एक्ट जीतेगा, क्योंकि एक्ट ही ओवरराइड करता है इन सारी चीजों को। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, अगर मुझे इन जनरल बताना हो, एओए, एमओए, सबसे ऊपर आता है द एक्ट, सबसे ऊपर एक्ट है द कंपनीज एक्ट 2013। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एमओए, एओए, अग्रीमेंट एंड रेजोल्यूशन जो है, ये जो चीजें हैं, इसको अगर एक्ट में कुछ भी ऐसा क्लैश होता है तो एक्ट हमेशा ओवरराइड करेगा। ये बात आपने हमेशा दिमाग में रखनी है। बहुत जगह पे हम ऐसी बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं कि अच्छा एक्ट में ये बोला है, लेकिन कंपनी ने जब आर्टिकल्स बनाए ना तो कंपनी ने ये बोल दिया। until and unless कंपनीज एक्ट में लिखा है और एज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल्स अदरवाइज। देखो, ये जब हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, ये छोटी छोटी बातें मैं तुमको दिमाग में बिल्कुल क्लियर करा दूंगी, ठीक है? तभी मैंने बोला कि देर मत करो और ये 50% का ऑफर जो है वो अवेल कर लो, बिकॉज आफ्टर दैट यू विल रियली रियली रिग्रेट इट, राइट? तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना वो मैं बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर दूंगी। एक्ट में कई जगह पर लिखा होता है as provided if provided in the AOA otherwise। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो फिर AOA प्रिवेल करेगा, अदरवाइज एक्ट ही हमेशा प्रिवेल करेगा। और ये जो ओवरराइडिंग इफेक्ट है ना, इट अप्लाइज irrespective of whether such documents were made before or after the commencement of the act। बिल्कुल सही बात है, चाहे वो एक्ट से पहले बने हैं चाहे बाद में बने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरराइडिंग इफेक्ट हमेशा रहता है।
Any act done in contravention or beyond the scope is considered ultra vires the act. कोई भी एक्ट जो कॉन्ट्रावेंशन में है या बियॉन्ड द स्कोप है वो अल्ट्रा वायर्स है. ये हमेशा वॉइड एब इनिशियो रहेगा, यानी कि वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग. आप कोई भी ऐसी चीज कर रहे हो जिसकी पावर आपको कंपनीज एक्ट नहीं देती, तो वो बियॉन्ड योर पावर्स हैं और वो शुरू से ही वॉइड हो जाएगा, शुरू से ही वो वॉइड हो जाएगा. और ये रैटिफाई नहीं हो सकते. रैटिफाई का मतलब होता है लेटर अप्रूवल. मतलब कि अगर आपने कंपनीज एक्ट के बाहर कुछ कर दिया, क्या वो बाद में किसी तरीके से कोई उसे अप्रूव कर सकता है? नहीं, नहीं. आप कंपनीज एक्ट के बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकते. इवन इफ यूनानिमस कॉन्सेंट इज देयर. यूनानिमस मतलब ऑल शेयर होल्डर्स हैव गिवन देयर कॉन्सेंट. सबने भी अगर कॉन्सेंट दे दी है ना, तो भी वो रैटिफाई नहीं हो सकता. रैटिफाई का मतलब होता है कि बाद में अप्रूवल ले लो. ठीक है, चलो अभी जो है अभी आप चल लो और बाद में किसी पर्सन का अप्रूवल लेके हम उसको रैटिफाई कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते. कंपनीज एक्ट को जो है हम रैटिफाई नहीं कर सकते. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कंपनीज एक्ट के बाहर कोई चला जाता है तो कंपनीज एक्ट हमेशा डोमिनेंट रहेगा, हमेशा ओवरराइडिंग रहेगा. और कोई भी ऐसी चीज अगर करी जाती है वो शुरू से ही वॉइड होगी, यानी कि वॉइड एब इनिशियो होगी. मतलब कि आप उसे कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, उसका कोई लीगल वजूद ही नहीं है. ठीक है, उसकी कोई लीगल आइडेंटिटी ही नहीं है. नेक्स्ट इज अल्ट्रा वायर्स एमओए. अब एमओए के बारे में मैंने आपको बताया था, अभी बताया था एमओए के बारे में कि इट्स अ डॉक्यूमेंट जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी डिस्कस होती है. एसेंशियली फाउंडेशन स्टोन क्या है, क्यों ये एक्ट बनाया गया था, ये सारी चीजें एमओए में होती हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट्स क्लॉज. क्यों मैम सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लॉज क्यों है? अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपको काम करना है किसी बिजनेस के साथ, किसी कंपनी के साथ, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि ये करते क्या है, इनका ऑब्जेक्ट क्या है, इनका अल्टीमेट पर्पस या गोल क्या है, वो देखना बहुत जरूरी है. और वो हमें पता चलता है ऑब्जेक्ट से. ऑब्जेक्ट से हम जब ये चीज पता करते हैं तभी हम सही कॉज के लिए अग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं. ठीक है, एमओए में मेजरली ऑब्जेक्ट रहता है and it defines the scope of activities as well. It acts as a restriction on powers of the company. बिल्कुल कंपनी क्या कर सकती है, किस हद तक कर सकती है, वो MOA आपको बता देता है. कंपनी cannot undertake the activities beyond the object clause. अगर object clause में चीजें नहीं given तो आप उसके पार नहीं जा सकते, आप ऑब्जेक्ट क्लॉज के पार नहीं जा सकते. अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो वो भी अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम हो जाएगा. एंड सच एक्ट्स आर वॉइड एंड लीगली इनइफेक्टिव. ये जो एक्ट्स होते हैं ये वॉइड होते हैं एंड लीगली इनइफेक्टिव होते हैं. अगेन दिस एक्ट्स कैन नॉट बी रैटिफाइड. ये भी रैटिफाई नहीं हो सकते, ये भी, क्योंकि कंपनी को अगर हम देखें तो कंपनी में जो ब्रॉडर पिक्चर में आता है वो होता है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. वो भी बाद में जो है वो रैटिफाई नहीं हो सकता और ये वॉइड होते हैं. ठीक है, तो ये बात हो गई एमओए की. अब हम आते हैं एओए में. एओए जो है दैट इज फॉर इंटरनल मैनेजमेंट, राइट. तो एओए शैल कंटेन द बाय लॉज एंड रेगुलेशंस की जो इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी है वो कैसे काम करते हैं. अब अगर कंपनी बियॉन्ड एओए जाती है लेकिन एमओए के अंदर है तो ये अल्ट्रा वायर्स एओए होता है. अल्ट्रा वायर, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया. कंपनीज एक्ट के बाहर हम नहीं जा सकते, एमओए के बाहर हम नहीं जा सकते. लेकिन अगर कोई एओए के बाहर है लेकिन एमओए के अंदर है, मतलब एमओए ने अलाउ किया हुआ है लेकिन एओए ने नहीं किया, तो इट इज अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स. हम सिर्फ यही कहेंगे कि भाई इसकी बियॉन्ड द पावर्स है. मेमोरेंडम के बियॉन्ड द पावर्स नहीं है, आर्टिकल्स के बियॉन्ड द पावर्स है, तो हम कहेंगे अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स. ठीक है, दूसरे साइड में देखिए आउटसाइड द स्कोप ऑफ एओए बट विद इन द पावर्स ऑफ एमओए. जैसे एग्जांपल हुआ कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस कॉल्स, ठीक है, एट अ रेट हायर देन अलाउड बाय आर्टिकल्स. आर्टिकल्स ने उतना नहीं अलाउ किया, आप ज्यादा कर रहे हो. ठीक है, तो इनिशियली ये वॉइड होते हैं और एब्सोल्युटली वॉइड भी हो सकते हैं. लेकिन एक बड़ी मजेदार पॉइंट यहाँ पे आता है कि आप इन्हें ऑल्टर कर सकते हो. ठीक है, और ऑल्टर करने के बाद उसे रैटिफाई भी करा सकते हो. ठीक है, तो आप इन्हें ऑल्टर कर सकते हो और इसकी रैटिफिकेशन भी हो सकती है.
यहां कौन रैटिफिकेशन करेगा? देखो, एओए इज मैनेजमेंट, एमओए इज मोर फॉर शेयर होल्डर्स और मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट समझना, एमओए के बाहर तो कुछ भी नहीं था, कंपनीज एक्ट के बाहर भी कुछ नहीं था, लेकिन एओए के बाहर आपको एमओए दिख रहा है। अगर मैनेजमेंट को बाय चांस कोई भी ऐसा फैसला लेना पड़ जाए जो उनके पावर में नहीं है, तो उसे अप्रूव किया जा सकता है, उसे रैटिफाई किया जा सकता है, यानी कि लेटर वैलिडेट किया जा सकता है स्पेशल रेजोल्यूशन से, और उसे वैलिडेट या रैटिफाई करते हैं शेयर होल्डर्स। सिंपल पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है। हम ये चीज जो है, कंपनीज एक्ट शुरू हो रहा है, मैं आपको अभी बता देती हूँ, कोई भी एक्ट, कोई भी प्रोविजन बहुत ज्यादा स्टबर्न नहीं है। यू रियली नीड टू पे अटेंशन टू दिस, और ये देखना है कि भाई क्योंकि ये इतना ज्यादा स्टबर्न नहीं है, ठीक है, तो क्या क्या चीजें इसमें आ सकती हैं। तो यहाँ पे आप ऑल्ट्रेशन हमेशा कर सकते हो, आप एमओए को भी ऑल्टर कर सकते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आपको इन्हें ऑल्टर करना पड़ेगा, और फिर आप जो मर्जी करो, ठीक है। इसमें दो मेजर इंपॉर्टेंट केस लॉज आते हैं, दैट इज एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीच, एंड ए लक्ष्मण स्वारी मुद्रलायर वर्सेस एलआईसी, ठीक है। तो ये दो जो है आपने याद रखने हैं। फिर उसके बाद आता है लोन्स, बोरोइंग्स, गारंटीज एंड अल्ट्रा वायर्स रूल। ये भी एक इन डेप्थ टॉपिक है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट डेमो। आई होप दैट यू एंजॉयड द डेमो। और ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको टाइम एंड अगेन बताई हैं, इनका ध्यान रखना है ताकि आपको ये चीजें याद रहें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट डेमो। अगर मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो 50% ऑफ का ऑफर अवेल कर लीजिए। लेक्चर्स जो है वो सीए पॉइंट पे मिलने शुरू हो गए, राइट। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट डेमो। बाय बाय।